हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल इजी कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक होगा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए, सर इसाक न्यूटन ने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए, ठीक है, जिनसे कि हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था उसने हमने इनर्शिया को निकाला, एंड जो हमारा ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है इसी से हम फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या हम बात करें न्यूटन की गति का दूसरा नियम। देखें तो फ्रेंड्स, देखिए, द सेकंड लॉ स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body over time is directly proportional to the force applied and occurs in the same direction as applied force। ठीक है, तो देखिए सेकंड लॉ, न्यूटन ने सेकंड लॉ ये दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसी भी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पिंड का, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में, अगर हम टाइम को भी इसमें कंसीडर कर लें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स अप्लाइड के, जितना हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। और जो फोर्स अप्लाई होगा वो होगा जो हमारा जो हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है, ठीक है, देखिए मोमेंटम है यहाँ पर हमारा संवेग। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम सेकंड लॉ को समझें तो हमको उससे पहले संवेग या मोमेंटम को भी समझना होगा। ठीक है, तो देखें, the momentum of a body is equal to the product of mass and its velocity। तो मोमेंटम या संवेग जो इक्वल होता है वो होता है किसी भी बॉडी के मास यानी द्रव्यमान और वेलोसिटी यानी कि गति के गुणनफल के, दोनों के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो देखिए मैथमेटिकली अगर हम देखें इसको, देखें जरा, देखें तो देखिए जो मोमेंटम हमारा होगा, मोमेंटम हुआ हमारा mv, मैंने भी बताया मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो अभी हमने जो डेफिनेशन में देखा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम कहीं भी किसी भी डेफिनेशन में ये बात करें कि रेट ऑफ चेंज, ठीक है, या विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मीन्स ये है कि हमें उसमें t से डिवाइड कर देना है फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि एक सेकंड में, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक सेकंड में उसमें क्या चेंजेस हुए। तो देखें अभी मैंने बताया आपको कि mv तो हमारा मोमेंटम हुआ, ठीक है, और हमारा जो डेफिनेशन थी या हमारा जो सेकंड लॉ था उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम तो ये हुआ mv माइनस u। देखिए यहाँ पर दो टर्म हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि हम रेट ऑफ चेंज देख रहे हैं, यानी कि इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि u जो हम यूज करते हैं वो इनिशियल वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है, ठीक है, तो उस समय उसकी वेलोसिटी जो होती है रेस्ट में वो 0 होती है, मीन्स u, और v वो किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, जब भी हमने उसको कंसीडर किया तो किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो v होगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो चेंज हुआ मोमेंटम में उसका रेट, ठीक है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए ये आ जाता है हमारा। अब देखें बाय द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अभी मैंने बताया कि F जो होगा, फोर्स जो होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या था, mv माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, यहां पर देखिए एक चीज और बता देता हूं मैं, F के ऊपर आप देख रहे होंगे एरो लगे हुए हैं, V और U के ऊपर भी एरो लगे हुए हैं। तो दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, यानी जो अगर हम बात करें यानी कि सदिश राशि। देखिए ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो इसकी मेरी वीडियो है यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हैं, डिफरेंस इन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज और डिफरेंस इन सदिश एंड अदिश राशि में क्या अंतर है। तो अभी देखिए मैंने बताया कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के होगा। ठीक है, लेकिन देखिए v माइनस यू अपॉन टी जो होता है वो होता है एसिलरेशन। ठीक है, तो क्योंकि देखिए अगर हम एसिलरेशन की बात करें, एसिलरेशन मीन्स त्वरण, ठीक है,
तो अगर हम त्वरण की बात करें तो त्वरण जो होता है वो भी हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर भी हम देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो क्या है, वो हमारा है ए। तो हम इस वैल्यू की जगह पे क्या रख सकते हैं, यानी v माइनस यू अपॉन टी, यानी इस वाली वैल्यू की जगह हम a रख सकते हैं फॉर्मूले में। तो देखें f प्रोपोर्शनल m इंटू ए। ठीक है, मैंने इसको रख लिया है, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं f इक्वल टू के एम ए। ठीक है, वेयर k इज कॉन्स्टेंट एंड वैल्यू ऑफ k इज 1। ठीक है, जब हमको फोर्स कंसीडर करना है तो हम क्या मान लेते हैं कि भाई k की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो देखिए यहीं से हमारे वो फॉर्मूला निकलता है जिसकी हम बात करते हैं। ठीक है, F इक्वल टू एम ए, और यहीं पर वो जो यहाँ पर F हमारा फोर्स को दिखाएगा। ठीक है, शो करेगा फोर्स यानी कि बल, M दिखाएगा मास यानी कि द्रव्यमान, और A दिखाएगा यानी कि एक्सीलरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा फॉर्मूला लिख रहा है F इक्वल टू एम ए। तो हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही फोर्स का फॉर्मूले को निकाल पाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एग्जाम्पल्स। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m इंटू ए। देखिए इसका मतलब ये है कि अगर m ज़्यादा होगा तो मेरे को F उतना ही ज़्यादा अप्लाई करना होगा। ठीक है, और अगर m एंड a ज़्यादा है तो उतना ही फोर्स मेरे को उस पर लगाना होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ, एक बॉडी है जिसका मास, ठीक है, ये बॉडी है जिसका मास 400 kg है। तो मेरे को इसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए, इसको मेरे को हटाने के लिए देखिए ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और एक जो मास है उसका वो 40 kg है, एक ऑब्जेक्ट का मास, मैं उसको ईजिली हटा सकता हूँ, तो मेरे को उसको कम फोर्स अप्लाई करने की जरूरत होगी। देखिए इसी को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल। आप ध्यान रखें, अगर कोई भी चीज़ प्रोपोर्शनल है, इसका मीनिंग ये है कि अगर हमने उस टर्म को बढ़ा लिया, जैसे यहाँ पर F प्रोपोर्शनल था m के एंड हमारा a के। ठीक है, तो m अगर हम बढ़ाएंगे, m जितना ज़्यादा होगा उतना ही F भी हमको ज़्यादा लगाना होगा। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम उसको अपोजिट बोल देते हैं। अगर आगे हमारी बहुत सारी टर्म होती है जहाँ पर हम कहेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो देखें अब देखिए ये तो एक एग्जाम्पल रहा। अब हम सेकंड की अगर बात करें, The calculation of acceleration obtained by a stone in a free fall also reflects Newton's statement। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए कोई भी एक स्टोन है जो फ्री फॉल एक गिर रहा है, ठीक है, तो वो भी न्यूटन स्टेटमेंट को ही शो करेगा। ठीक है, यानी कि जितना उसका मास होगा, जितना मास कम होगा उतना ही एक्सीलरेशन उसका इंक्रीज जो होगा हमारा, ठीक है, वो होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, मास देखिए यहाँ पर क्या m इंटू ए है। एक तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर m जितना कम होगा एक्सेलरेशन हमारा उतना ही इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देखें, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, ये देखें जरा, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये देखें, ये हमारा जो मास है, जितना हमने मास को, ठीक है, इंक्रीज किया, जितना मास ज़्यादा है उतना ही फोर्स हमको अप्लाई करना होगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए हम सेकंड का एग्जांपल देख लेते हैं। पुशिंग अ कार इज ईजियर देन पुशिंग अ ट्रक विद द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अ कार इज लेसर देन द मास ऑफ द ट्रक। यानी कि देखिए कार है, ठीक है, हमें उसे पुश करना एक ट्रक के मुकाबले, ठीक है, बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि जो कार है उसका मास ट्रक से कम है। ठीक है, यानी देखिए फोर्स हम भले ही सेम अप्लाई कर दें, ठीक है, लेकिन हम इजीली उस कार को अपनी पोजीशन से हटा सकते हैं, उसको हम पुश कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया कि जो मास है हमारा, जितना कम होगा उतना ही फोर्स हमको कम अप्लाई करना पड़ेगा, और जितना हमारा मास ज़्यादा होगा और द्रव्यमान ज़्यादा होगा उतना ही हमको फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना होगा। तो देखिए ये हमारे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल हुए। ठीक है, तो देखिए अब देखिए यहाँ पर एक इसकी यूनिट भी बन जाती है फोर्स की। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि भाई हमारा जो फॉर्मूला बना वो बना F इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें जो हमारी टर्म है, तो F इक्वल टू एम ए इज यूज टू डिफाइन द यूनिट्स ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ 3 बेसिक यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, एंड द SI यूनिट्स ऑफ फोर्स इज कॉल्ड न्यूटन्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब देखिए आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि फोर्स की जो यूनिट है, क्योंकि इसको सर इसेक न्यूटन ने ही
ये लॉ बताए थे हमारे, तो उनके नाम पर ही हमने इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन को ले लिया है और इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर हम फॉर्मूला बेस्ड इसका यूनिट बनाएं तो देखें फॉर्मूले बेस्ड इसकी जो यूनिट होगी वो होगी F इक्वल टू एम ए, से m की यूनिट होती है किलोग्राम, ठीक है, एंड a की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। तो इसी के मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन की होगी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इसकी यूनिट हम लिख सकते हैं। लेकिन आपको जो बुक में मिलेगा वो न्यूटन लिखा हुआ मिलेगा और हम इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, जिससे हम फोर्स जो हमारी डेफिनेशन आई F इक्वल टू एम है वो हमारे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही, न्यूटन के दूसरे नियम से ही निकल कर आती है। तो फ्रेंड्स और इसके बाद हम अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम जो हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसको देखेंगे। और फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं इसी तरीके से आपके लिए एजुकेशनल वीडियो लाता रहूं। थैंक यू।